हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की। जी हाँ दोस्तों, ये सारी जानकारी आपके एक क्वेश्चन का रूप है और आपके अलग अलग एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि तत्व से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी क्या है और हम लोग एग्जाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, जब हम लोग तत्व की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके परिभाषा की बात कर ले हम लोग, उसके बाद इसकी सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, जब आप तत्व को परिभाषित करते हैं तो क्या कहते हैं? सिंपल वे में कहते हैं क्या कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि से दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। विभाजित नहीं कर सकते। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कहते हैं, जो इसमें समझने वाली बात है वो क्या क्या है। नहीं कर सकते। आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि मैंने इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। तो पहला चीज़ तो हम लोग यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये शुद्ध क्या और अशुद्ध क्या। तो केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से जब हम लोग किसी भी चीज़ को शुद्ध पदार्थ के रूप में, मतलब कि प्योर मटेरियल के रूप में रेफर करते हैं तो क्या कहते हैं उसके बारे में, कि इसको ऐसे समझिए ना, बिल्कुल ईजी हो जाएगा कि आप अपने घर से घी लाने के लिए जाते हो या फिर दूध लाने के लिए जाते हो। तो आप जैसे ही दूध वाले के पास या घी वाले दुकानदार के पास पहुंचते हो तो आप क्या कहते हो कि भैया शुद्ध घी देना या फिर भैया शुद्ध दूध देना। ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि आपके मन में ये आशंका रहती है कि दूध में कहीं पानी ना मिला हुआ हो और घी में कहीं डालडा ना मिला हुआ हो। तो आप कह रहे हैं कि भैया शुद्ध घी देना और शुद्ध दूध देना। तो अच्छा, आप शुद्ध दूध किसको कहते हैं? जिसमें आप कहते हैं सर दूध के अलावा पानी ना हो। शुद्ध घी किसको कहते हैं कि मतलब सर जिसमें घी के अलावा डालडा ना हो। यही चीज़ आपको यहाँ पे शुद्ध पदार्थ को डिफाइन करने में मदद करेगी। अब कहेंगे सर कैसे? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि घी तो सिर्फ एक ही कण है, वहाँ पे घी का ही पूरा का पूरा कण होगा। दूध तो दूध का ही पूरा का पूरा कण होगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी पदार्थ हैं वो सारे किससे बनते हैं? छोटे छोटे कण से मिलके बने होते हैं। तो सो हम लोग क्या कहते हैं कि शुद्ध पदार्थ को अगर परिभाषित करें या शुद्ध पदार्थ के बारे में डिफाइन करें तो क्या कहेंगे कि ऐसा पदार्थ जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के कण से मिलके बना हो उसको हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो तत्व जो होता है आपका वो क्या होता है कि एक ही प्रकार के कण से मिलके बना होता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि से, जी हाँ दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आप तत्व को ना तो रासायनिक विधि से और ना ही भौतिक विधि से दो या दो से अधिक पदार्थ में विभाजित कर सकते हैं, दो या दो से अधिक टुकड़ा में विभाजित कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि सर आपके पास जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है। या कुछ बच्चे अगर सिंबल जिनको याद नहीं होगा तो वो इस तरह से कह सकते हैं सर हाइड्रोजन है, हीलियम है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिथियम है। ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे तत्व हैं। अब आप चाहें तो इसको हाइड्रोजन को ना तो आप भौतिक विधि से दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ना ही आप हीलियम को डिवाइड कर सकते हैं और ना ही बेरिलियम को डिवाइड कर सकते हैं। भौतिक विधि बोले तो हम लोग उस पर ठोकर मार करके, दाब दे करके, हैमरिंग करके, इन सारे चीज़ों को करके। रासायनिक विधि बोले तो सिंपल समझ लीजिए कि जला के या उस पर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवा के या किसी और अदर केमिकल्स के साथ रिएक्ट करवा करके दो या दो से अधिक पदार्थों में अलग करना। इस तरह की कोई भी संभावनाएं तत्व के साथ नहीं हो सकती है ऐसे। अब आप कहेंगे सर इसके एग्जाम्पल तो ये सारे हो जाएंगे, लेकिन जरा सा आप ये बता दीजिए कि टोटल नंबर ऑफ तत्व हमारे पास कितने हैं, जो हम लोग कितना का ये सिंबल याद करते रहेंगे। पूरा का पूरा जहां देखते हैं तहां ये सिंबल हम लोग को फंसा लेता है। देखिए, अगर आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, कुल तत्व की बात करते हैं, कुल तत्व की बात करते हैं,
तो क्या कहते हैं कि सर कुल तत्व हमारे पास 118 है। कितने तत्व हैं आपके पास? 118 हैं, जिसमें से दोस्तों आपको ये जान करके हैरानी होगी कि प्रकृति में नेचर में आपका टोटल कितने तत्व मिलते हैं? तो टोटल आपका 98 तत्व आपके नेचर में मिलते हैं, प्रकृति में मिल जाते हैं। और जिसको आप कृत्रिम तरीके से बना सकते हैं, आर्टिफिशियल रूप से बना सकते हैं, आप आर्टिफिशियल रूप से बना सकते हैं, उसकी जो संख्या है वो टोटल है आपका 20। मतलब क्या हुआ कि जो आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में, अगर आप आवर्त सारणी की बात करो या पूरे केमिस्ट्री की बात करो, तो उसमें 118 तत्व हैं, और जिसमें से प्रकृति में, नेचर में 98 तत्व मिलते हैं और आर्टिफिशियल रूप से 20 एलिमेंट, 20 तत्व मिलते हैं। दोस्तों ये तीनों ही पॉइंट आपके एग्जाम में आते हैं कि आपका कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है, और कृत्रिम तरीके से तत्व कौन, टोटल नंबर ऑफ आर्टिफिशियल मेटल्स। या फिर आपका एक और क्वेश्चन आता है कि कृत्रिम तरीके से कितने तत्वों को बनाया जा सकता है, तो आप क्या कहते हैं कि सर 20 तत्वों को बनाया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि सर क्या तत्व के बारे में ये जानकारी इनफ है? नहीं, ये जानकारी इनफ नहीं है। सबसे पहला चीज़ तो मैंने आपको ये बोला कि आप इसको रासायनिक या भौतिक विधि से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। फिर मैंने आपको एक बार और किसी वीडियो सेशन में ये भी बताया कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो सारे छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो आपका तत्व है इसका छोटा कण क्या है? तो आप हमेशा याद रखेंगे कि तत्व का सूक्ष्मतम कण अगर आपसे पूछा जाए, तत्व का सूक्ष्मतम कण पूछा जाए, मतलब क्या कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स पूछा जाए, सूक्ष्मतम कण, तो तत्व का सूक्ष्मतम कण कौन होता है? परमाणु होता है। कौन होता है? परमाणु होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से तत्व का सूक्ष्मतम कण कौन है, तो कहेंगे परमाणु। एक चीज और, आपका ये क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से पदार्थों के सूक्ष्मतम कण होते हैं, तो भी आपका क्या होगा? परमाणु ही होगा, क्योंकि परमाणु जो होता है वो सबसे आपका सूक्ष्मतम कण माना जाता है। हालांकि जब परमाणु संरचना पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में डिटेल से करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप याद रखेंगे कि तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या होता है? एटम होता है। अब सवाल ये उठता है कि सर परमाणु तो विद्युतता उदासीन होते हैं, क्योंकि कोई भी एटम जो होता है, जैसे कि हम बात करते हैं कि सर मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम अगर परमाणु है, तत्व के रूप में है, तो उसमें परमाणु होगा, और मैग्नीशियम क्या होगा? उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। रीजन क्या होगा कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन वो मैग्नीशियम है क्या? वो मैग्नीशियम तत्व है। वो मैग्नीशियम क्या है? तत्व है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि कोई भी जो तत्व होता है आपका, कोई भी जो तत्व होता है आपका, वो क्या होता है? विद्युतता उदासीन होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि चलो सर ये तो ठीक है, ये तो एक बेसिक कंसेप्ट हो जाती है, ये एक बेसिक जानकारी हो जाती है, लेकिन आप जरा सा ये बताइए कि तत्व का कैटेगरी क्या होता है, या तत्व को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्या? दोस्तों जब आप इसके कैटेगरी की बात करते हैं, तत्व को कितने प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है, तो सिंपल वे में क्या कहते हैं हम लोग कि एलिमेंट को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 3 कैटेगरी में। कौन कौन सा? पहला को हम लोग कहते हैं सर धातु होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल। नेक्स्ट होता है आपका अधातु। कौन सा होता है? अधातु, जिसको हम लोग इंग्लिश में नॉन मेटल कहते हैं। और तीसरा होता है आपका उपधातु, इसको हम लोग मेटालॉइड कहते हैं। मेटालॉइड इंग्लिश में। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि धातु किसको बोलेंगे, तो सिंपल वे में याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ जो धातु होगा आपका, कोई भी पदार्थ जो धातु होगा वो विद्युत और उष्मा का चालन करेगा। इलेक्ट्रिसिटी और हीट उससे आसानी से पास हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो धातु होते हैं वो क्या होगा कि चालक होगा, कंडक्टर होता है। क्या होता है? कंडक्टर होता है। तो इस चीज़ से आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आपके आसपास में जो कुछ भी कंडक्टर चीज़ दिख रहा है, चालक पदार्थ दिख रहा है, वो क्या है? आपका धातु है। एक चीज़ और,
अगर आप कह रहे हैं, आपके मन में ये सवाल उठ जाएगा कि सर द्रव भी तो आपका ये विद्युत का चालन करता है, तो क्या द्रव भी धातु है? नहीं, दोनों में फर्क है। जो धातु होते हैं उसमें विद्युत के चालन के लिए मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो वो पदार्थ जिसमें मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन मौजूद हो और विद्युत और ऊष्मा का चालन करे उसको हम लोग धातु कहेंगे। और द्रव में आयन से विद्युत का चालन होता है, आयन इसको हम लोग बोलते हैं। किसके लिए? द्रव की जब बात करेंगे तब। हालांकि इसको हम लोग समझेंगे जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पढ़ेंगे तब। अब है कि चलो सर ठीक है, मान लिया कि ये तो धातु होगा, मेटल कोई भी होगा वो कंडक्टर होगा, इसका मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी का चालन करेगा। अब अधातु जो होंगे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी और हीट का चालन नहीं करेगा। मतलब क्या कि विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करेगा। सिंपल वर्ड में आप लिख सकते हो कि सर ये कुचालक होगा। क्या होगा? कुचालक। इंसुलेटर होगा। क्या होगा? इंसुलेटर होगा। तो आप इस दोनों में ये सबसे बड़ा डिफरेंसेस कर सकते हो कि धातुएं वे होती है जो विद्युत और ऊष्मा का चालन करती है और अधातुएं वे होती है जो विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करती है। अब आप कहेंगे सर इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास। फेरस है, टीन है, एसएन इसको बोलते हैं, टीन को हम लोग। एस्टेनम इसका लैटिन नेम होता है, इसलिए सिंबल हम लोग एसएन लिखते हैं। लोहा का फेरस होता है तो हम लोग सिंबल एफई लिखते हैं। मैग्नीशियम है, ये सब आपके क्या हैं? धातु हैं। सोडियम है, ये सब आपके क्या हैं? धातु हैं, एटसेट्रा। बहुत सारे आपके पास ऐसे एग्जाम्पल हैं। आपका जो चांदी है जिसको हम लोग सिल्वर कहते हैं, वो भी आपका क्या है कि सबसे अच्छा चालक माना जाता है। लेकिन ये सब हैं क्या? ये सब धातु हैं। नेक्स्ट आप जब अधातु की बात करोगे तो आप कहोगे सर कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारे क्या हैं? अधातु हैं। अब बात आती है सर उपधातु क्या होगी? तो जाहिर सी बात है कि मैंने उपधातु को बीच में इसलिए लिखा है यहाँ पे कि उपधातु वे पदार्थ होते हैं जो कुछ गुण धातु का भी रखते हैं और कुछ गुण अधातु का भी रखते हैं। मतलब ये हुआ कि ऐसा पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण हो उसको हम लोग उपधातु कहते हैं, मेटालाइट कहते हैं। जैसे कि आपका जर्मेनियम हो गया। क्या हो गया? जर्मेनियम। जैसे कि सिलिकॉन, या फिर आप बात कर लो किसकी? आर्सेनिक की, बोरॉन की। ये सब क्या हैं आपके? ये सब के सब अधातु हैं, सॉरी उपधातु हैं। क्या है ये? उपधातु हैं। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो आपने बड़े आसानी से चालक और कुचालक में धातु और अधातु को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे आप क्या कहेंगे जबकि ये दोनों का गुण करता है? तो हाँ, दोनों का गुण करता है। इसीलिए उपधातु से जो आपका बनता है उसको हम लोग अर्धचालक बोलते हैं। मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, अर्धचालक को हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। मतलब ये हुआ कि धातु में चालक होती है, अधातु में कुचालक होती है, जबकि उपधातु अर्धचालक होती है, सेमीकंडक्टर होती है। और उपधातु का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? अर्धचालक बनाने में करते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर आपने अभी जस्ट बताया कि प्रकृति में टोटल 98 तत्व हैं और कृत्रिम तरीके से हम टोटल तत्व कितना बना सकते हैं? तो सर 20 बना सकते हैं। अब आप जरा सा ये बताइए कि सर इसमें धातु कितना है, अधातु कितना है और उपधातु कितना है? आप जब इसके टोटल संख्या की बात करते हो, किसके? धातु, अधातु और उपधातु के, तो आप क्या कहते हैं कि सर धातु जो है आपका टोटल 91 धातु है। कितना में से? 118 तत्व में से। कितना में से? 118 तत्व में से टोटल आपका 91 धातु है। और इसकी सबसे बड़ी स्पेसिफिकेशन ये होती है कि धातु आपको सामान्यतः ठोस अवस्था में मिलेगी। किस अवस्था में मिलेगी? ठोस अवस्था में। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि धातु की बहुलता निम्नलिखित में से किस अवस्था में होती है? तो आप कहेंगे ठोस अवस्था में होती है। कितने धातु हैं आपके? तो 91 धातु हैं। अब बात आ जाती है सर अधातु कितने होंगे? तो सर हम लोग अधातु के बारे में कहते हैं सर अधातु जो है वो टोटल आपका 20 अधातु आप कह सकते हो लगभग। कहीं कहीं पे आपको 22 भी मिल जाता है। लेकिन एक याद रखने के दृष्टिकोण से अगर आप याद रखते हैं तो आसानी से याद रह जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे याद रह जाएगा? तो आप देखिए कि टोटल आपके पास 118 हैं और 91 मैंने बोला कि सर ये, और ये जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ ये डाटा आपका अभी हाल फिलहाल का डाटा है। तो इसमें 91 आपके क्या हैं कि धातु हैं
और 20 आपके अधातु हैं, तो आपका 90, 91 और 20 कितना हो जाता है? तो आप कहेंगे कि सर 111 हो जाता है। और आपने पढ़ा होगा कि टोटल उपधातु की संख्या कितनी है? तो सर टोटल उपधातु की संख्या 7 है। कितनी है उपधातु की संख्या? 7 है। कहीं कहीं पे आपको बुक में दे दिया रहता है कि 91 धातु हैं और 27 अधातु हैं। तो ये उपधातु कहाँ चला गया? क्योंकि 91 और 27 को जोड़ते हैं तो आपको 118 हो जाता है, लेकिन उसी पीरियोडिक टेबल में आपका उपधातु भी है। तो ये डाटा मेरे ख्याल से ज़्यादा सफिशियंट रहेगा आपको याद रखने के लिए। क्या कि धातु की संख्या 91, अधातु की संख्या 20 और उपधातु की संख्या कितनी? 7। अब आप तीनों को जोड़ेंगे तो 118 पुर जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि जैसे सर अभी आपने बताया कि धातुएं समानतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, और यहाँ पे आपने अधातु का लगभग एग्जाम्पल गैस का दिया है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अधातु समानतः गैस अवस्था में मिलती है? ऑब्वियसली इसका मतलब यही हुआ कि अधातुएं जो है वो समानतः गैस अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? गैस अवस्था में। और मैं आपको बता दूं कि लगभग में 11 ऐसे तत्व हैं जो गैसेस अवस्था में मिलते हैं, और वो सारे तत्व आपके क्या हैं? वो सारे तत्व आपके अधातु हैं। दोस्तों ये हो जाता है एक बेसिक ग्राफ धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। इसके बारे में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका एक प्रॉपर चैप्टर है, उसमें पढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि तत्व से संबंधित और क्या बेसिक जानकारी है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतना ही से आपको तत्व खत्म नहीं हो जाता। तो आइए हम लोग उस महत्वपूर्ण जानकारी को भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पे एग्ज़ाम नोट करके ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये आपके सारे एग्जाम में आते हैं, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, सारे एग्जाम में आते हैं ये सारे क्वेश्चन। क्या है आपका कि सर्वाधिक उपलब्ध तत्व, मतलब इसका ये हुआ कि आपके पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व उपलब्ध है? तो आप क्या कहेंगे? ऑक्सीजन उपलब्ध है, क्योंकि इससे याद भी आपको रह सकता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत सबको होती है। ऑक्सीजन की ज़रूरत क्या होती है? सबको होती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या उपलब्ध है? आपका ऑक्सीजन उपलब्ध है। ध्यान रखिएगा, जब आपसे पूछे कि सर्वाधिक उपलब्ध तत्व एलिमेंट पूछे, तब आप ऑक्सीजन कहिएगा। अगर आपके क्वेश्चन में सर्वाधिक उपलब्ध धातु तत्व लगा दे, ध्यान से देखिएगा कि तत्व के पीछे में अगर धातु लगा दे, तब आप क्या कहिएगा? तो इसको भी आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। आप सबों के घर में एल्युमिनियम के बर्तन जरूर होते हैं, जिसका हम लोग उपयोग खाना बनाने के लिए करते हैं। तो सबके घर में एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम धातु है, तो याद रखेंगे सर्वाधिक उपलब्ध धातु तत्व कौन सा है? तो एल्युमिनियम है। कौन सा है? एल्युमिनियम। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, आपसे कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि आपके शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भी आपका आंसर क्या होगा? सर ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन आपके बॉडी में क्या होता है? सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, और आपका सर्वाधिक उपलब्ध तत्व भी ऑक्सीजन ही है। जब आपसे उपलब्ध धातु तत्व के बारे में पूछा जाए, एल्युमिनियम कहेंगे। सबसे हल्का तत्व जब आपसे पूछा जाए, तब आप क्या कहेंगे कि सर हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। तो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन पहले रहता है, तो ह से हल्का, आप इसको याद रख सकते हैं। सबसे भारी तत्व, सबसे भारी तत्व हम लोग कहते हैं ऑस्मियम को। किसको कहते हैं? ऑस्मियम को। सबसे हल्का तत्व पूछे तो हाइड्रोजन कहेंगे, सबसे भारी तत्व पूछे तो क्या कहेंगे? ऑस्मियम कहेंगे। सबसे, अब इसी में हल्का धातु तत्व पूछ दे, देखिए यहाँ पे तत्व के पीछे क्या लगा दिया? धातु लगा दिया। दोस्तों इस सेशन को लाने का मकसद ही मेरा यही था कि हम लोग को ये सब चीज़ तो याद रहता है। सबसे हल्का तत्व क्या है? आपका हाइड्रोजन है। अब आपसे पूछ दिया कि अब सबसे हल्का धातु तत्व क्या है, तो हम लोग दांत चियार देते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करना होगा, अगर आप बार बार रिपीट करते हैं तो सही से बना लेंगे। सबसे हल्का धातु तत्व याद रखेंगे लिथियम। क्या याद रखेंगे? लिथियम। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, इसको याद रख कैसे सकते हैं? तो देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 होता है, और हाइड्रोजन के बाद हीलियम, उसके बाद क्या आता है आपका? लिथियम आता है। ठीक है, तो ऊपर में आपका जो है वो आपका ह से हल्का, ये तो याद रहेगा। और उसके बाद जस्ट एक को बीच वाले को छोड़ देंगे और तीसरा में आएंगे लिथियम से, तो आपको ये याद रहेगा कि जो सबसे हल्का धातु तत्व है वो कौन सा? आपका लिथियम। तो ऊपर में हाइड्रोजन आपका क्या है? ऊपर में हाइड्रोजन आपका सबसे हल्का, और उसके एक बाद 3 आएंगे, तो सबसे आपका जो हल्का धातु तत्व होगा वो क्या होगा? लिथियम।
द्रव धातु तत्व, तो आप याद रखेंगे पारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, Hg कहते हैं। पारा क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आप कहेंगे पारा, Hg। अब है कि द्रव अधातु तत्व, ध्यान रखेंगे सिर्फ धातु तत्व ही द्रव अवस्था में नहीं पाए जाते, अधातु तत्व भी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, और वो कौन से हैं आपके, ब्रोमीन है। वो कौन से हैं आपके, ब्रोमीन, जिसका सिंबल हम लोग Br लिखते हैं। दोस्तों इस तरह के कुछ और पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है, आइए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है उसमें है आपका 8वां पॉइंट, क्या कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु आपका कौन सा है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु चांदी को हम लोग कहते हैं। भैया क्यों कहते हैं, इसको हम लोग सिल्वर भी कहते हैं, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Ag से। क्यों कहते हैं, क्योंकि कहते हैं सर जो चांदी होती है उसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट है विद्युत का सुचालक अधातु। सिर्फ मैंने अभी आपको जस्ट डेफिनेशन भी दिया था धातु और अधातु के बारे में, क्या कि धातु वे होती है जिससे होकर के विद्युत और ऊष्मा का चालन हो जाता है, लेकिन अधातु विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करती, लेकिन अपवाद तो हर जगह होता है। तो ये आपका अपवाद है जो विद्युत का सुचालक अधातु है, और वो कौन सा है आपका, ग्रेफाइट। दोस्तों इन सब चीज़ों को आप हमेशा अपने माइंड में बार बार रिपीट करके याद रखने का कोशिश करें, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका सिर्फ एसएससी में ही आए या फिर रेलवे में ही आए। नेक्स्ट है सबसे आघात वर्धनीय तत्व। दोस्तों यहाँ पे आघात वर्धनीय को हम लोग मैलेबिलिटी कहते हैं, और धातु का एक सबसे बड़ा गुण होता है तन्यता का, डक्टिलिटी का। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है, मैलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी धातु को पीट करके पतला चादर के जैसा बना देना, और तन्यता का मतलब क्या होता है, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी धातु को खींच करके लंबा तार जैसा बना देना। तो आपका जो सबसे आघात वर्धनीय तत्व है, कि सबसे आघात वर्धनीय तत्व है वो कौन सा है आपका, वो है आपका सोना। सोना को आप जितना मर्जी उतना क्या कर लो, पतला कर सकते हो। और दोस्तों सोना के इसी आघात वर्धनीयता के चलते जो रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया था अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट का, उसमें उन्होंने गोल्ड फॉइल का पतला पत्थर लिया था, जिससे उन्होंने बम्बार्डमेंट करवाया था, प्रहार करवाया था, तब जाकर के उन्होंने परमाणु संरचना के बारे में एक मॉडल दिया था। नेक्स्ट है कि सबसे अच्छा, अब कभी कभी आपसे सोना का सिंबल भी पूछ लिया जाता है, तो Au याद रखेंगे। अगर सर्वाधिक तन्य धातु बोले तो भी आप किसको देंगे, सोना को ही देंगे। मिट्टी तेल में रखा जाने वाला तत्व, मिट्टी तेल में भाई क्यों, मिट्टी तेल में ना रखेंगे तो बाहरी ऑक्सीजन के साथ वो अभिक्रिया कर लेगा, कौन है ऐसा, तो सोडियम है ऐसा। मिट्टी तेल में हम लोग किसको रखते हैं, सोडियम को रखते हैं। ये सब इतनी बेसिक बात है कि हम लोग जानते हुए भी अनजान रहते हैं। इन सारे चीज़ों से तो आप मिल ही रहे हैं, वाकिफ ही हो रहे। नेक्स्ट है कि हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में उपयोगी तत्व। तो हम लोग कहते हैं ना कि दूध पियो, उसमें कैल्शियम रहता है, हड्डी मजबूत होगा। तो हड्डी एवं दांतों के निर्माण में उपयोगी तत्व आपका कौन सा होगा, कैल्शियम होगा। कौन सा, कैल्शियम होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया कि सर्वाधिक उपलब्ध तत्व, अच्छा पहला पॉइंट था वो, आप अगर लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आप सर्वाधिक उपलब्ध तत्व में लिख लीजिएगा कि पृथ्वी पर सर्वाधिक उपलब्ध तत्व क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व, आपके पूरे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आपका प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है, तब आप कहेंगे हीलियम। तब आप क्या कहेंगे, हीलियम। दोस्तों आपको ये दो तरीके से आ सकता है। पहला क्वेश्चन कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होगा, ऑक्सीजन। और दूसरा आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होगा, सर्वाधिक तत्व कौन सा होगा, तो आप क्या कहेंगे, हीलियम कहेंगे। क्या कहेंगे, हीलियम। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, एल्युमिनियम कहेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आप इसको 2-4 बार रिपीट करते हैं तो इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उसको आप आसानी
से हल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि आपको इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सर पूरे साइंस का एक कंप्लीट कोर्स करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तो धुरीना ऐप पर उपलब्ध है पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, जिस कोर्स का फ़ी है आपका 399 रुपीज़, 399 रुपीज़। अगर आप वहाँ पे जाते हैं और अगर आपको उस कोर्स को लेने में किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप 6299 पे कॉल कर सकते हैं और बेहिचक आप अपने सारे क्वेरी को पूछ सकते हैं इनसे। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।